इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक या वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक क्यों कहा जाता है। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये आगे देखते हैं। मार्क्स से पहले अनेक विचारक हुए हैं जिन्होंने समाजवादी विचार व्यक्त किए। ये विचारक आर्थिक विषमता के विरोधी थे और समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है। उन्होंने समाज की प्रगति और विकास के नियमों को समझने का प्रयत्न नहीं किया। इसलिए मार्क्स से पूर्व के समाजवादियों को सौपनलोकीय समाजवादी कहा जाता है। यानी जो मार्क्स से पहले के समाजवादी विचारक थे, उन्होंने केवल समाज में विषमता को कम करने पर बल दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो सामाजिक विषमता है, जो समाज में आर्थिक विषमता है, यह किस प्रकार समाप्त होगी। इसलिए मार्क्स से पहले के समाजवादियों को सौपनलोकीय समाजवादी या काल्पनिक समाजवादी कहा जाता है। लेकिन मार्क्स ने यह बताया कि जो आर्थिक व्यवस्था है, जो वर्तमान आर्थिक व्यवस्था है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसकी विषमताओं को किस प्रकार दूर किया जाए और इसके स्थान पर एक नई व्यवस्था की स्थापना किस प्रकार की जाए। इसलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। लेकिन जो मार्क्स से पहले के समाजवादी हैं, उनको काल्पनिक समाजवादी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। मार्क्स लिखता है कि अभी तक सभी दार्शनिक जगत का विश्लेषण करने में लगे रहे हैं, लेकिन दार्शनिकों का मुख्य कार्य जगत का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि इसे बदलना है। तो मार्क्स क्या कहता है कि अभी तक जो दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने केवल विश्व की या जगत की व्याख्या की है, जबकि वास्तविक प्रश्न इसे बदलने का है। यानी कि वास्तविक प्रश्न यह है कि जो वर्तमान विश्व है, वर्तमान जगत है, उसको किस प्रकार बदला जाए। अतः मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा मात्र न होकर एक व्यवहारिक दर्शन है। इस दृष्टि से मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहा जा सकता है। मार्क्स का समाजवाद इतिहास के गहन अध्ययन पर आधारित है। मार्क्स उन इतिहासकारों से सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम मात्र समझा है। मार्क्स का मानना है कि इतिहास का विकास आर्थिक शक्तियों के आधार पर हुआ है। तो जो मार्क्स का समाजवाद का अध्ययन है, वह इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। कुछ विचारक ऐसा मानते हैं कि इतिहास महान पुरुषों के कारण बदलता है। इतिहास में परिवर्तन महान पुरुषों के कार्यों द्वारा होता है, लेकिन मार्क्स ऐसे विचारकों से सहमत नहीं है। मार्क्स का मानना है कि इतिहास में परिवर्तन आर्थिक शक्तियों के कारण होता है। अब आगे देखते हैं। मार्क्स ने आधुनिक पूंजीवादी समाज का गहन विश्लेषण किया है। उसने पूंजीवाद के दोषों का वर्णन करने के साथ साथ पूंजीवाद का अंत कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने की प्रक्रिया का भी वर्णन किया है। इस प्रकार मार्क्स ने समाजवाद को उसकी काल्पनिक पृष्ठभूमि से निकालकर उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। तो मार्क्स ने क्या किया है, जो आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था है उसका गहन अध्ययन किया है, गहन विश्लेषण किया है, और जो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था है उसका विश्लेषण करने के साथ साथ उसमें निहित दोषों को बताया है, और यह भी बताया है कि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना कैसे की जाए।
तो इस प्रकार मार्क्स ने समाजवाद को काल्पनिक पृष्ठभूमि से निकाल करके उसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। इसीलिए मार्क्स को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से मार्क्स ने विश्व के मजदूरों एक हो जाओ का नारा दिया। मार्क्स ने श्रमिक वर्ग को संगठित करने का भी प्रत्येक संभव प्रयास किया। इस प्रकार उसने विद्यमान व्यवस्था की व्याख्या करने के अतिरिक्त विश्व की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित करने का एक व्यवहारिक मार्ग भी बताया है। तो मार्क्स ने एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने के लिए या एक साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करने के लिए दुनिया के मजदूरों से एक हो जाने का आह्वान किया है, क्योंकि मजदूर ही वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था का संगठित होकर के मुकाबला कर सकते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति कर सकते हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति को सफल बनाने के लिए मार्क्स ने विश्व के मजदूरों से एक हो जाने का आह्वान किया है, निवेदन किया है। अब आगे देखते हैं। प्रोफेसर जोड के अनुसार मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक है जिसके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। उसने यानी कि मार्क्स ने न केवल अपने वांछित समाज का चित्रण किया है, बल्कि उन साधनों का भी वर्णन किया जिनके माध्यम से वांछित समाज यानी कि साम्यवाद की स्थापना की जा सकती है। तो जो कार्ल मार्क्स है उसके बारे में प्रोफेसर जोड कहते हैं कि जो मार्क्स है वह ऐसा प्रथम समाजवादी विचारक है जिसके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने न केवल साम्यवाद की स्थापना की बात कही है, बल्कि साम्यवाद की स्थापना किस प्रकार होगी इस बात का भी वर्णन किया है। तो इसलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है या वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कहा है। अब एक नोट है, ये जो हमने अभी पढ़ा है इसमें जो पहला पैराग्राफ था, जो प्रथम पैराग्राफ था, उसमें यह लाइन जोड़नी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर जोड़ना याद नहीं रहा, तो इसलिए इसको यहाँ पर लास्ट में लिखा है। तो आप एक काम करना, ये जो लास्ट में नोट लगा के लिखा हुआ है इसको पहले पैराग्राफ में जोड़ लेना। तो नोट क्या है कि वेपर ने काल्पनिक समाजवादियों के बारे में कहा है कि उन्होंने यानी कि काल्पनिक समाजवादियों ने उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, परंतु गुलाब के वृक्षों के लिए कोई धरती तैयार नहीं की। ये बात कौन कहता है? वेपर कहता है। किसके बारे में कहता है? काल्पनिक समाजवादियों के बारे में, यानी कि जो कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी थे उनके बारे में वेपर ने यह कथन कहा है। तो ये हो गया हमारा कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है या वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक क्यों कहा जाता है।